दोस्तों आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में। उनका जो आखिरी लेटर था, आखिरी नोट था, उसमें उन्होंने किस तरह के आरोप कोर्ट के ऊपर लगाए, किस तरह से उन्होंने बताया कि जो जज थे जो उनका केस देख रहे थे वो एक तरह से इनकम्पिटेंट थे, जो लीगल प्रोसेस है उसको एडहर नहीं कर रहे थे, उसकी पालना नहीं कर रहे थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे थे और अनफेयर प्रैक्टिसेस, बायस्ड प्रैक्टिसेस यानी कि एक तरफा प्रैक्टिसेस कोर्ट में चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। देखिए, अतुल सुभाष ने अपने नोट में ये बताया है कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 9 केसेस फाइल कर रखे थे, जिसमें से मर्डर का केस था, अप्राकृतिक संबंध बनाने का केस था, 498 का केस था, डीवी एक्ट का केस था, डाइवोर्स का केस था, सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस था। इन केसेस में जो मेंटेनेंस के केस थे उसमें पत्नी ने 2 लाख रुपए हर महीने मेंटेनेंस की मांग की गई थी, लेकिन इनमें से कुछ केसेस पत्नी के रिजेक्ट भी हुए, लेकिन उसके बाद पत्नी ने उनको फिर से शुरू करने के लिए हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जज के ऊपर या कोर्ट में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको लेकर के अतुल सुभाष का क्या कहना था। देखिए, अपने पहले पॉइंट में अतुल सुभाष कहते हैं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि देखिए अतुल सुभाष मैंगलोर के रहने वाले थे और जो केस थे वो जौनपुर में चल रहे थे। ऐसे उन्हें हर डेट पर एक बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके आना पड़ता था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बेटर ऑप्शन थी उनके लिए, जिसके थ्रू वो केस को लड़ सकते थे अपनी जगह पर रहते रहते ही। लेकिन उनके आरोप हैं कि जज ने उनकी एप्लीकेशन पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। अपने दूसरे पॉइंट में अतुल सुभाष कहते हैं कि पत्नी ने जो सेक्शन 125 की एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करी थी उस पर उनके ऑब्जेक्शन थे जुरिडिक्शन को लेकर के, कि पत्नी इस जुरिडिक्शन में ये केस फाइल नहीं कर सकती है, कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिडिक्शन नहीं है इस केस को हैंडल करने की। ऐसे में उन्होंने जुरिडिक्शन के ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन भी फाइल करी, लेकिन कोर्ट ने सब कुछ देखने के बावजूद उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि उन्होंने सभी लीगल पॉइंट्स को कोर्ट के सामने रख दिया था। इसके बावजूद उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया। एक तरह से वो जज की कंपिटेंस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपने अगले तीसरे पॉइंट में अतुल सुभाष जो इशू उठा रहे हैं वो सभी पति पत्नियों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये आरोप लगाते हैं कि जज ने रजनीश वर्सेस नेहा में जो एफिडेविट दिया गया है उसकी कंप्लायंस ही नहीं करी बिफोर ऑर्डरिंग इंटरिम मेंटेनेंस। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा में जो एफिडेविट दिया गया है जो कि पति पत्नी ने कोर्ट में सबमिट करना है, वो इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करने से पहले ही फाइल करना होता है, ताकि उस एफिडेविट के बेसिस पर इंटरिम मेंटेनेंस को फिक्स किया जा सके। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जज ने उस एफिडेविट की कंप्लायंस नहीं करी है। रजनीश वर्सेस नेहा में जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि पत्नी ने रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट सबमिट किया, लेकिन उसमें पत्नी ने रॉन्ग फैक्ट्स, रॉन्ग सबमिशन दी, जिसका कि अतुल सुभाष ने ऑब्जेक्शन लिया, ऑब्जेक्शन फाइल किया, लेकिन उस ऑब्जेक्शन पर भी जज ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, इसके बाद अतुल बताते हैं कि उनकी पत्नी ने एफिडेविट में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत मेंशन करी थी, इनकरेक्ट मेंशन करी थी, जिसका कि उन्होंने कोर्ट को संज्ञान करवाया था। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने किसी भी तरह का एक्शन वाइफ के अगेंस्ट नहीं लिया। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है कि रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट को फॉलो ना करना या उसमें जो एफिडेविट दिया गया है उसकी कंप्लायंस को ना करवाना, ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो कि फैमिली कोर्ट के सामने में देखने को मिलता है। दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में अतुल बताते हैं कि जब उनकी पत्नी का और उनकी मदर इन लॉ का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था तो उन्होंने कोर्ट की डेट्स को अटेंड करना ही बंद कर दिया था, जबकि उन्होंने खुद हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी थी, ये डायरेक्शन सीख करी थी कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म किया जाए। लेकिन वो खुद ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सामने नहीं आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी, ऐसी डायरेक्शंस के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई एक्शन ना तो उनकी पत्नी के खिलाफ लिया गया और ना ही उनकी मदर इन लॉ यानी कि सास के खिलाफ लिया गया कोर्ट के द्वारा। देखिए, इसके बाद अतुल सुभाष एविडेंस को लेकर के एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं। देखिए, जब भी एविडेंस होता है तो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है
जिसमें कि जो विटनेस हैं उसके बयान होते हैं, कंप्लेनेंट के बयान होते हैं, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लगाया जाता है और उसके बाद ऑपोजिट एडवोकेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस एविडेंस को या उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। लेकिन इस पॉइंट पर वो लिखते हैं कि जब एविडेंस की बारी आई तो क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया, जबकि ये चीज़ें बाद में अलाउ कर दी गई, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद पत्नी को या उसके परिवार वालों को एविडेंस सबमिट करने का मौका दिया गया, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि जब तक पार्टी के सामने एविडेंस नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं है, वो अच्छी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। इस केस में अतुल ये कह रहे हैं कि उन्हें बिना किसी एविडेंस के क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ा और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद पत्नी को एविडेंस सबमिट करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। दोस्तों, इस केस में अतुल सुभाष ये भी हाईलाइट करते हैं कि क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की ब्राइब, किसी भी तरह की रिश्वत देने से मना कर दिया था, ऐसे में कोर्ट ने केस को डिसाइड करने में, वो भी अतुल के अगेंस्ट डिसाइड करने में बहुत ही जल्दबाजी दिखाई। उनका कहना था कि पत्नी ने रजनीश्वर सिंह नेहा की कंप्लायंस एप्लीकेशन फाइल करी थी और कोर्ट ने जिस दिन पत्नी ने एप्लीकेशन फाइल करी उसी दिन पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, जबकि प्रोसेस ये होना चाहिए थे कि एप्लीकेशन आने के बाद अतुल को मौका देना चाहिए था उस एप्लीकेशन का रिप्लाई देने का, लेकिन कोर्ट ने अतुल को रिप्लाई देने तक का मौका नहीं दिया और बिना रिप्लाई के ही सेम डेट पर पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस किस तरह डिसाइड होगा ये कोर्ट ऑलरेडी अपने माइंड में बना चुकी थी। इसके बाद देखिए अतुल बताते हैं कि किस तरह से उनकी इनकम को एसेस किया जा रहा था, जो कि उनके हिसाब से गलत था। देखिए, जब भी कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस को फिक्स करती है तो तब ग्रॉस इनकम को ना मान करके नेट इनकम को लेती है, जिसमें से डिडक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिडक्शन या कोई और डिडक्शन। लेकिन इस केस में अतुल का कहना था कि कोर्ट उनकी इनकम बिफोर टैक्स वाली इनकम को लेकर के चल रही थी, उसमें से टैक्स भी माइनस नहीं कर रही थी और उस हिसाब से मेंटेनेंस केस को हैंडल कर रही थी। दोस्तों, अपने 10th पॉइंट में अतुल बताते हैं कि किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा था। उनका कहना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन की दूसरी तारीख से ही जज ने खुद क्रॉस एग्जामिनेशन को लिखना शुरू कर दिया था। देखिए, नॉर्मली क्रॉस एग्जामिनेशन जब लिखा जाता है तो वो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन इस केस में उनका कहना था कि सेकंड डेट के बाद जज ने खुद क्रॉस एग्जामिनेशन को लिखना शुरू कर दिया और उनका ये कहना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन लिखने के दौरान जज ने बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जो कि पत्नी की फेवर में थी। यानी कि जब उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी तो जज ने चीजों को ओमिट किया, कुछ चीजों को, और कुछ मैनिपुलेशंस भी की जिससे कि केस पत्नी के फेवर में चला जाए। तो इस तरह के आरोप, जो कि बहुत ही गंभीर आरोप हैं, वो अतुल ने कोर्ट के ऊपर लगाए हैं। दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में अतुल बताते हैं कि इस केस में जज ने 16 पेज की जजमेंट दी थी और उस 16 पेज की जजमेंट को पढ़ के कोई भी ये बता सकता है कि जज का क्या रवैया था उनके प्रति या उनकी वाइफ के प्रति कितनी इंक्लिनेशन थी। ये सभी उस जजमेंट को पढ़ के पता लग जाएगा। उनका कहना था कि केस में दिए गए फैक्ट्स, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन या जितनी भी सबमिशन थी, अगर उनको देख लिया जाए और वो जजमेंट पढ़ ली जाए तो ये साफ पता लग जाएगा कि ये जज कितने कॉम्पिटेंट हैं या कितने ऑनेस्ट हैं। उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो ब्राइब की मनी थी, जो रिश्वत की मनी थी, वो नहीं दी, इस करके उनके खिलाफ ये जजमेंट पास की गई और उनके हिसाब से इस केस में 40,000 रुपए हर महीने का मेंटेनेंस एक 4.5 साल के बच्चे के लिए, जो कि जौनपुर में रहता है, वो बहुत ही अनरीजनेबल है, अनरियलिस्टिक है। दोस्तों, इस केस में अतुल ये भी बताते हैं कि पत्नी ने उन्हें बच्चे से मिलने न दिया, ना ही बात तक करने दी, और ऐसे में अतुल ने जज को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें बच्चे से मिलने दिया जाए, उनकी बच्चे से बात कराई जाए, लेकिन जज ने किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं किया, ना ही उन्हें बच्चे से मिलने दिया, ना ही बच्चे को कोर्ट में लाया जाए मिलवाने के लिए ऐसा कोई ऑर्डर पास किया। इसके बाद अतुल ने जब सेक्शन 26 एप्लीकेशन की फाइल करी बच्चे से मिलने के लिए, बच्चे के विजिटेशन राइट्स लेने के लिए, तो वो भी बहुत ही जल्दबाजी में जज के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। यानी कि जज की तरफ से किसी भी तरह के कोई एफर्ट बच्चे को अतुल से मिलाने के नहीं किए गए और उनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई। दोस्तों, इसके बाद अतुल बताते हैं कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, बीटेक है, एमबीए है। पत्नी ने उनके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया, लेकिन इसके कुछ समय के बाद पत्नी ने उस केस को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगाई और उसमें यह रीजन लिखा
कि पत्नी को डाइवोर्स केस के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है, इस करके वो डाइवोर्स केस को विड्रॉ करना चाहती है। जबकि अतुल का कहना था कि डाइवोर्स केस के हर पेज पर पत्नी के सिग्नेचर थे और वो किस तरह से कह रही थी कि उसे इस केस के बारे में जानकारी नहीं है, कि इट मीन्स की पत्नी कोर्ट को भी गुमराह कर रही थी, लेकिन कोर्ट उस चीज को देखने तक के लिए तैयार नहीं थी। अतुल ने बताया कि पत्नी ने ये केस को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन सन 2002 में फाइल करी, लेकिन जज ने तब भी डाइवोर्स केस को विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दी। उसके 2 साल के बाद यानी कि 2024 में कोर्ट ने उस केस को क्लोज किया, वो भी बिना कोई कॉस्ट लगाए पत्नी के ऊपर, बिना कोई पेनल्टी लगाए। पत्नी ने इतना टाइम सबका वेस्ट किया, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, पति का टाइम वेस्ट किया, पति के पैसे वेस्ट किए, तब भी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही पत्नी से कोई सवाल जवाब किए और केस को क्लोज कर दिया। देखिए, इसके बाद अतुल सुभाष बताते हैं कि जब भी कोर्ट की डेट होती थी तो वो केस को परस्यू करने के लिए आते थे, बेंगलोर से आते थे, लेकिन जब उन्हें आकर के पता लगता था कि जज साहब एब्सेंट हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता था। ऐसे में वो लिखते हैं कि जज बिना कोई नोटिफिकेशन दिए एब्सेंट हो जाते थे, जिससे कि पार्टीज का टाइम वेस्ट होता था। देखिए, अपने लास्ट के 1-2 पॉइंट में अतुल लिखते हैं कि जज ने ये अज्यूम कर लिया था, ये एक परसेप्शन बना ली थी कि अतुल या उसके फैमिली वालों ने पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश नहीं करी, जबकि वो कोर्ट को बहुत बारी समझा चुके थे, बता चुके थे कि उनकी फैमिली के बीच में और पत्नी की फैमिली के बीच में बहुत बारी बातचीत हो चुकी है, मीडिएशन करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन क्योंकि पत्नी के द्वारा अनरीजनेबल डिमांड्स रखी जा रही थी, पत्नी के द्वारा, उनकी मदर इन लॉ के द्वारा, इस करके वो टॉक्स फेल हो रही थी। लेकिन इस बात को भी कोर्ट ने गंभीरता से नहीं लिया था और एक ये माइंडसेट बना लिया था कि सारी गलती अतुल की है, अतुल ने ही किसी भी तरह के कोई एफर्ट नहीं किए हैं पत्नी को वापस बुलाने के लिए। तो ये थे कुछ आरोप जो कि अतुल ने जज के ऊपर लगाए, वो भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के केस में। दोस्तों, अब आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से कोर्ट में अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं? क्या जज या कोर्ट बायस्ड रहते हैं किसी एक पार्टी के प्रति? और क्या कोर्ट में लीगल प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है, उनकी एड्रेस की जाती है? और क्या जो कुर्सी पर बैठे हैं जजेस हैं, कोर्ट हैं, क्या वो फुली कम्पिटेंट होते हैं केस को डिसाइड करने के लिए? तो आप लोगों के क्या विचार हैं? और अतुल ने जो लिखा है, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं? ये आप मुझे बता सकते हैं। यदि आपकी कोई और लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।